हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। थॉमस होब्स से रिलेटेड आज हमारी इस सीरीज़ की जो है वो सेकंड वीडियो होगी। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थॉमस होब्स का एक इंट्रोडक्शन था, उसके साथ साथ उसकी जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने डिस्कस की थी और थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक फीचर्स हैं या आमतौर पर उसके जो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में हमने जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया था। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि थॉमस होब्स के बारे में ये क्यों कहा जाता है या ये कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है कि थॉमस होब्स जो है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो फ़िलोसफी की है वो इंडिविजुअलिज्म है, जबकि उसकी जो एंडिंग पॉइंट या जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है वो एब्सोल्यूटलिज्म है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझने की थोड़ी कोशिश करें कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई तो उससे पहले डिवाइन राइट थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी यूरोप के अंदर। तो डिवाइन राइट थ्योरी जो है वो मुकम्मल तौर पर आपका क्या था, एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी थ्योरी थी जिसका एज सच आपके पास कोई भी यानी कि जो मटीरियलिस्टिक उसका एविडेंस है वो कोई भी नहीं था। आप ये यकीनन कहेंगे कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का भी हमारे पास एज सच कोई मटीरियलिस्टिक एविडेंस नहीं है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर जो सबसे पहली बात हमें दी गई वो ये दी गई कि भाई यहाँ पर कोई भी डिवाइन पावर नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे पहला जो अथॉरिटी जो दी गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर वो एक इंडिविजुअल को ही दी गई, उसी के बेसिस के ऊपर कि भाई एक इंडिविजुअल है। क्योंकि जब आप उसे इक्वलिटी की जब वो बात कर रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई हर आदमी है, उसके जिस तरह की भी उसकी नेचर है, बहरहाल वो वहाँ पर उसे क्या कर रहा है, एक तरह सा जो है वो एक राइट दे रहा है। उसका मकसद ये है कि वहाँ पर एक इंडिविजुअल को एक अथॉरिटी जो है वो मिल रही है। फिर यहाँ पर आपको ये भी कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसे जो अथॉरिटी मिल रही है वो ना आपकी इन्फीरियर है और ना ही आपकी वो सुपीरियर है, यानी कि यहाँ पर जो है वो इक्वल अथॉरिटी की वो बात कर रहा है, 19 राइट्स की वो बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो है वो इंडिविजुअल ए को जो है वो जो अथॉरिटी है वो उसकी थोड़ी लेवल हाई है या इंडिविजुअल बी की जो अथॉरिटी है उसकी लेवल जो है वो थोड़ी इन्फीरियर है, ऐसी वो बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जो आपके 19 राइट हैं, 19 के 19 जो है वो आपके क्या हैं, बेसिकली ये इक्वल राइट ही हैं। यहाँ पर जो एक दूसरा पॉइंट हमें मिलता है इसकी थ्योरी के अंदर वो ये मिलता है कि पहली बार ये कहा गया कि जो आपकी स्टेट है उस स्टेट का जो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो एक इंडिविजुअल या एक सिटीज़न की प्रोटेक्शन है। उससे पहले ये इस तरह सा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था दुनिया के अंदर। कि पहले ये था कि भाई एक डिवाइन राइट ही है और डिवाइन राइट का मतलब ये है कि आप किसी को मारते हैं, किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, आप अकाउंटेबल नहीं हैं, आपकी कोई भी यानी कि अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस वजह से भाई इस नोशन को जो है वो पहली बार थॉमस होब्स की जो है वो क्या कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने रिजेक्ट किया। लेकिन आगे चलकर थॉमस होब्स जो है वो अपने इन आइडियाज़ के अंदर थोड़े उसके अंदर जो है वो वेरिएशन वो लेकर आते हैं। किस तरह से वेरिएशन? मिसाल के तौर पर कि जो लोगों को स्टार्ट ये करता है कि हर आदमी को क्या है राइट्स हैं, लेकिन आगे चलकर ये कहता है कि हर आदमी के पास जो राइट्स होंगे उनमें से 18 राइट तो वो क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, एक ही राइट वो अपने पास रख रहा है और वो क्या है, सिर्फ राइट टू लिव है। तो इस वजह से वो क्या है, बेसिकली जो उसके बाकी जो राइट्स हैं उससे वो क्या कर ले, स्टेट जो है वो उससे वापस ले लेती है। आगे चलकर वो आपको ये भी कह रहा है कि लिवेथन जो है वो क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है उस एग्रीमेंट का क्योंकि वो पार्ट नहीं है, तो इस वजह से जो लिवेथन जो है वो क्या है, आपके पास अकाउंटेबल भी नहीं है। तो इस वजह से जब वो अकाउंटेबल नहीं ठहरेगा तो वो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, वो एब्सोल्यूटलिज्म की तरफ ही जाएगा, वो मोनार्चिज्म की तरफ जाएगा। अब हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो सॉवरेंटी है ये है क्या। बेसिकली सॉवरेंटी के बारे में ये कहा जाता है कि सॉवरेंटी जो है सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स और सब्जेक्ट है। ये जो सुप्रीम पावर है, बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये थॉमस होब्स से पहले भी एग्जिस्ट करता था, थॉमस होब्स के बाद भी एग्जिस्ट करता है और मॉडर्न डे के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तो थॉमस होब्स की जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है वो क्या है, या
थॉमस हॉब्स दुनिया के अंदर वो पहले इंसान थे जिसने ये सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि थॉमस हॉब्स से पहले जो है वो बॉर्डन जो है वो उसने जो है वो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि बॉर्डन वाज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ मॉडर्निटी, इट वाज हॉब्स हु जंप्ड इनसाइड। अब जो बॉर्डन का जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेंटी का, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सॉवरेन के ऊपर लगाई हैं। तो इस वजह से जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है। अब वो अननेसेसरी क्या है जी रिस्ट्रिक्शंस, पहले जो आ जाती है वो आ जाती है आपके डिवाइन लॉज। डिवाइन लॉज का मतलब यही होता है कि भाई जो वो तमाम कवानीन या वो तमाम लॉज जो आपकी डिवाइन राइट थ्योरी के अंदर दिए गए हैं, बॉर्डन ये कहता है कि जो डिवाइन लॉज है वो क्योंकि आपका जो सॉवरेन है उसके पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है उन डिवाइन लॉज को बनाने की, तो इस वजह से वो डिवाइन लॉ जो है वो उसके अंडर में या उसके सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करेगा। सॉवरेन के पास कोई भी कमांड नहीं होगी, कोई भी किसी ऐसी किस्म का कोई पावर नहीं होगा जिस पावर के बेसिस के ऊपर वो डिवाइन लॉज को मॉडिफाई करे या डिवाइन लॉज को वो क्या करे, चैलेंज करे। तो इस वजह से दूसरा क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का बेसिकली जो क्रिएटर है वो है ही आपका जो है वो डिवाइन पावर, यानी कि जो आपकी ज़मीन है तो ज़मीन का क्रिएटर जो है वो कोई सॉवरेन नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई क्वीन नहीं है, ज़मीन का क्रिएटर जो है वो कोई एक डिवाइन पावर है। तो इस वजह से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो पावर या अथॉरिटी जो होगी वो भी आपकी डिवाइन ही होगी। तो इस वजह से जो सॉवरेन है वो उसे इस किस्म का कोई भी राइट या इसी किस्म की कोई भी पावर या अथॉरिटी जो है वो बॉर्डन नहीं देता जिसके बेसिस के ऊपर वो प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में रखे। तो ज़ाहिर है जब वो प्रॉपर्टी सॉवरेन के कंट्रोल में नहीं होगी तो वो जो है वो उसके ऊपर टैक्स किस तरह से कलेक्ट करेगा। तो इस वजह से यानी कि अगर टैक्स वो कलेक्ट नहीं करेगा तो स्टेट के जो मामलात हैं वो रन किस तरह से होंगे। तो ये दो जो है वो मेजर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बॉर्डन जो है वो उसकी सॉवरेंटी के अंदर जो है वो लगाता है। अब हम आ जाते हैं कि जो थॉमस हॉब्स की जो सॉवरेंटी है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़। एक तो आप ये जहन में रखें कि थॉमस हॉब्स, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर भी ये अर्ज़ किया कि थॉमस हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्ची को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से उसकी जो सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरह से जो है वो मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूट ही होगा। एब्सोल्यूट इन द सेंस कि वो ये कहता है कि आपका जो सॉवरेन है वो अगर डिवाइन लॉ के सबऑर्डिनेट के तौर पर वो काम करता है तो डैट मीन कि वो सॉवरेन है ही नहीं। अगर उसके पास टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो फिर भी पावरलेस आदमी है। तो इस वजह से दो हॉब्स का जो सॉवरेन है वो क्या है, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। हर किस्म की जो अथॉरिटी, हर किस्म की जो लिमिटेशंस, हर किस्म की जो यूँ समझें कि इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शंस या इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, उन तमाम से वो क्या है, आज़ाद है। वो कहता है कि सॉवरेन का मतलब है सॉवरेन वो खुद मुख्तार ही अकेला ही होगा। अच्छा, क्योंकि जो आपका सॉवरेन है वो ही कानून बनाता है तो इस वजह से वो क्या करेगा, वो उन कवानीन की जो इंटरप्रेशन है वो भी कौन करेगा, आपका डिवाइन, आपका सॉवरेन ही करेगा। तो वो कवानीन आपके डिवाइन हों, वो कवानीन आपके जो है वो नेशनल हों, सोशल हों, इकोनॉमिक हों, पॉलिटिकल हों, उन तमाम लॉज की जो अथॉरिटी होगी इंटरप्रिटेशन की या उन्हें उनकी मेकिंग की, वो सारी की सारी किसकी होगी, वो सॉवरेन की होगी। यानी कि जो जॉन बॉर्डन की जो डिवाइन लॉ के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है सॉवरेन के ऊपर, उसे वो यहाँ पर क्या करता है, वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता है। यहाँ से थोड़ा वो आगे चला जाता है, वो ये कहता है कि जो आपका सॉवरेन है वो सॉवरेन जो है वो क्योंकि मोरालिटी को जो है वो, फॉर एग्जांपल हम मोरालिटी को किस बेसिस के ऊपर जज करते हैं, मोरालिटी को आप जज करते हैं तीन बेसिस के ऊपर। एक तो आप मज़हब के कवानीन होते हैं, दूसरे आपकी क्या होते हैं, सोसाइटी के कवानीन होते हैं, और तीसरे आपके रियासत के कवानीन होते हैं। तो इन तीन लॉज के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, मोरालिटी को जज कर रहे होते हैं। अब जो थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इन तीनों कवानीन की जो बुनियाद है, इन तीनों कवानीन को जो सोर्स जो सप्लाई कर रहा है वो बेसिकली सॉवरेन ही कर रहा है। इन तीनों कवानीन की जो इंटरप्रेटर जो है वो बेसिकली वो आपका सॉवरेन ही है। तो इस तरह से जो आपका सॉवरेन है वो क्योंकि आपका लॉ मेकिंग एक अथॉरिटी है, तो इस वजह से
وہی آپ کا کیا کرے گا، وہ آپ کی مورالٹی سے بالکل ابو ہوگا. وہ کیوں ابو ہوگا؟ کیونکہ وہی بنیادی طور پر آپ کو مورل پلس میں امورل چیزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کو وہ ساورن ہی بتا رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ ساورن کو کبھی بھی اخلاقی یا غیر اخلاقی ثواب اور گناہ کے پیرامیٹر کے اوپر آپ انہیں کیا کر سکتے ہیں، میئر نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھئی جو آپ کا کریٹر ہے زمین کا، بیسیکلی آپ کا پراپرٹی کا کریٹر جو ہے وہ آپ کا کون ہے، ساورن ہی ہے. وہ کریٹر اس سینس کے اندر کہہ رہا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کا بیسیکلی وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک واچ مین ہے. کیونکہ جب سوشل کانٹیکٹ ایگریمنٹ ہوا تو اس ایگریمنٹ کے اندر تمام لوگوں نے 18 کے 18 رائٹس جو ہیں وہ کیا کیے، سرنڈر کیے. اس کے اندر ایک تھا رائٹ ٹو پراپرٹی. تو رائٹ ٹو پراپرٹی جب اسٹیٹ کو آپ نے یا لیویتھن کو آپ نے دیا تو اس کے اندر اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پراپرٹی کو کیا کرے، وہ پروٹیکٹ کرے. جب اسٹیٹ اپنی کیا کر رہی ہے، ایک آپ کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے اس پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی، تو اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس پراپرٹی کے اوپر ٹیکس کیا کر سکے، آپ سے کلیکٹ کر سکے. تو اس وجہ سے تھامس ہابس یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا ساورن ہے وہ کیا ہے، آپ کا پراپرٹی کا کریٹر بھی ہے، وہ آپ سے ٹیکس بھی لے سکتا ہے ود دی کنسینٹ آف پیپل. اچھا جی، پھر آپ کا جو ساورن ہے وہ تھامس ہابس کے اکارڈنگ وہ یہ کہتا ہے کہ جو جسٹس ہوتی ہے، وہ جسٹس کا بیسیکلی جو بنیادی طور پر جو سورس ہے وہ آپ کا کون، ساورن ہی ہے. جتنے بھی برانچز جتنی بھی ہیں، لیجسلیٹو ہے، ایگزیکیوٹیو ہے، جوڈیشل پاور ہے، ان تمام کے اوپر جو سپریم ہیڈ یا سپریم اتھارٹی جو ہوگی وہ آپ کا ساورن ہی ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو کیا کر رہا ہے، ایک طرح سے وہ ان ریسٹرکٹڈ اتھارٹی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ساورن کو دے رہا ہے. ان شارٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جو ہابس کی جو تھیوری آف ساورنٹی ہے اس کے اندر مکمل طور پر ایک ایبسولوٹلزم کا کانسیپٹ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ مذہب سے اوپر اسے بتا رہا ہے، وہ تمام اداروں سے اوپر اسے بتا رہا ہے، کہیں پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پر انڈیوائیڈڈ ایک اتھارٹی اسے دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام جو ساورنٹی کا کانسیپٹ دے رہا ہے وہ ایبسولوٹلزم کے بیسس کے اوپر دے رہا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز جو آپ کو اچھی نظر آئے گی وہ یہ نظر آئے گی کہ جو آپ کا جو ماڈرن جو آپ کی یا فارمل لیگل ساورنٹی جو آپ کی جان آسٹن نے دی ہے، ان تمام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی جو ہے وہ تھامس ہابس کی جو تھیوری آف ساورنٹی ہے وہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دو کوٹیشنز ہیں، یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں انہیں جو ہے وہ ڈسکرائب کرنے کی ایسا کوئی ضرورت ہے نہیں. جو کرٹک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کا ہسٹوریکلی کوئی بھی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر کہاں پر ہوا، یہ ایگریمنٹ کس ایج کے اندر ہوا، یہ کس پیریڈ کے اندر ہوا، یہ کن کن لوگوں کے درمیان ہوا، یا اس کا کوئی ڈاکیومنٹڈ پروف ہے. تو دنیا کے اندر جو ہے وہ سچ ہمارے پاس ایسا کوئی بھی پروف نہیں ہے جس طرح سے تھامس ہابس بتا رہے ہیں سوشل کانٹریکٹ کا. ایک تو ہم اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. دوسرا اس کے اوپر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے تھامس ہابس کے اوپر کہ دنیا کے اندر جو انسان کی جو نیچر ہے، یا ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے، ایک برا انسان بھی ہوتا ہے. تو تھامس ہابس نے جو ہے وہ صرف ایک برے انسان کی نیچر یا برے انسان کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹ یا خصوصیات ہیں وہ تمام کی تمام تھامس ہابس نے ہائی لائٹ کی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک اچھا انسان جو ہے اسے اس نے کیا کیا ہے، مکمل طور پر اگنور کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاجیکلی اگر ہم سوچیں تو اگر تمام کے تمام انسان برے ہیں، تمام کے تمام انسان اگر ناسٹی ہیں، تمام کے تمام انسان اگر ظالم ہے، تو صرف فیئر کے بیسس کے اوپر ایٹ ونس وہ کس طرح سے اچھے بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں برا ہوں، 15 سال سے 20 سال سے میری جو ایکٹیویٹی ہیں وہ بہت ہی زیادہ بری ہیں، تو اچانک میں اچھا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اچانک میں کس طرح سے خود کو سرنڈر کروں کہ بھائی جتنے بھی میں نے یہ تمام کام کیے ہیں یہ سارے آج کے بعد ختم، آج کے بعد جو ہے وہ میں اچھا بن جاؤں گا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ لاجیکلی جو ہے وہ یہ آپ کا جو ہے وہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک نیشن یا ایک لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ایٹ ونس جو ہے وہ اپنی نیچر کو کیا کرے، چینج کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اس کے اوپر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ تھامس ہابس جو ہے وہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے درمیان
फ़र्क जो है वो बताने से थोड़ा कासिर है। यानी कि उसने सिर्फ लेविथन या उसने मोनार्क का तो ज़िक्र किया है, उसने जो है वो आपको ये नहीं बताया कि वो जो आपका गवर्नमेंट की या मैकेनिज़्म जो होगा वो किस तरह से होगा, स्टेट जो होगी वो आपकी क्या होगी। उसने सिंपल आपको ये बताया कि उसके पास ये पावर होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स जो है वो गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान फ़र्क नहीं बता पा रहा। यहाँ तक जो थॉमस हॉब्स का सफ़र है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस, क्यूरीज या करेक्शंस हैं तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पैशन